आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 4 में रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला टॉपिक है इसमें, और इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक नाम और है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ये हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हम R ले लें और पहले केस में मान लेते हैं ये चार्जेस मीडियम में हैं, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलॉम्स लॉ की बात करें तो फोर्स मीडियम के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R मिल करके सिर्फ एप्सिलॉन बना देंगे, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम कहें इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से मीडियम हटा करके एयर कर दें। अब कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या है इन एयर, तो ये निकल कर आपके पास आएगा FA इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये 1 डैश मान लेते हैं, और इसको इरेज कर देते हैं हेडिंग को। यहाँ देखिएगा, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है, 2 डिवाइडेड बाई 1 इट इम्प्लाइज F ऑफ A अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू, ये डेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई, ये वाला डेटा लिखते हैं क्योंकि एप्सिलॉन R की जगह हम K भी लिख सकते हैं, तो K लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये देखिएगा कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और ये के आ गया। अब देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास FA फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम क्या आ गया, K। इस K को हम एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर? अब देखिएगा क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं। हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट
एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। इसको हम इक्वेशन 4 कर दें। अब इस सिचुएशन से यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 5 कर देते हैं इसको और इक्वेशन 3 एंड 5 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 इस एप्सिलॉन आर की जगह हम ये प्लेस कर सकते हैं। फ्रॉम 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, एफ ए फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके आपने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। वो एक्चुअल में रेशियो होता है बिटवीन टू चार्जेस के बीच। अगर उनके बीच हम फोर्स एक बार एयर में निकाल लें और एक बार मीडियम में निकाल लें और उसका रेशियो कर दें तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, it is the ratio of electrostatic force between two charges in the air to the electrostatic force between two same charges in medium। इसके आगे लिख लीजिएगा, इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको इरेज कर देते हैं। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका एक नाम और होता है, वो भी लिख लेते हैं। इसको कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, इसका एक नाम और होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम, और इसको एक नाम से और जाना जाता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या है। वैक्यूम का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, हमने एक ये कंटेनर ले लिया, इसके अंदर सक्शन पाइप लगा दिया, सक्शन पाइप से हमने इसकी एयर बाहर कर दी। जब किसी कंटेनर से
हम एयर आउट कर देते हैं कंप्लीटली, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो वो एक्सपेरिमेंट वैक्यूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कहलाता है, और इस केस में जो कैपिटल के की वैल्यू थी वो 1 हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जो वैक्यूम हम क्रिएट कर देते हैं, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो तो ये कहती थी कि आपने अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जो मॉडर्न हमारी जो फिजिक्स है, जो काफ़ी साल पहले ही पता चल गया था, क्लासिकल का मतलब 200 साल पहले, और इस समय जो है उस सिचुएशन में वैक्यूम क्रिएट करने के बाद ये कहा जाता है कि इसके अंदर अब भी कुछ रह गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी पाई जाती है जो फ्लक्चुएट करती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, और वो एनर्जी क्या होती है, कहाँ से आई है, अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन इस पे वर्क चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक्स के थ्रू हम इस वैक्यूम को देखना चाहते हैं, जो फ्लक्चुएटिंग वैक्यूम एनर्जी है वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, इस ग्राफिक्स में देखिए एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। इस ग्राफिक्स में देखिए एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। ये कब फ्लक्चुएट कर रही है? वैक्यूम क्रिएट करने के बाद। अब देखिएगा, अगर ये वैक्यूम क्रिएट करने के बाद एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है तो ये इफेक्ट करेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने देखा कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशन एनर्जी है वैक्यूम क्रिएट करने के बाद आ रही है। अगर दो चार्जेस आपके पास यहाँ पर डाल दी जाएं इस कंटेनर के अंदर, अगर हम दो चार्जेस को डाल दें, प्लस क्यू दोनों हैं, अब ये एनर्जी इन दोनों चार्जेस को डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी? कभी यहाँ आ जाएगी, कभी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, उन फोर्स के बीच ये एक काइंड ऑफ एनर्जी आ गई जो इस चार्जेस के बीच इंटरेक्शन को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो बढ़ घट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटरेक्शन उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। वो तो डिपेंड करेगा कि चार्जेस का साइन कैसा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो तो अलग की बात है। कुल मिलाकर के आप ये जान चुके हो कि दो चार्जेस के बीच जब ये एनर्जी आती है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, जो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के बाद कौन सी एनर्जी बच जाती है? फ्लक्चुएटिंग एनर्जी। ठीक है, ये जो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी बच जाती है, ये इसे क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। अब डिस्टर्ब करेगी तो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वो जो फोर्स डिस्टर्ब होता है, हम ऐसी जो सिचुएशन आती है, जो एक्टिविटी आती है, जो परमिटिविटी आती है, उसे कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यही जो एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो जो इसके बीच फोर्सेस को डिक्रीज करती है, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो फोर्सेस को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, इसके अलावा भी क्या कुछ और आ सकता है वैक्यूम के अंदर? अगर हम इमेजिन करें कि हम स्पेस में हैं, थोड़ी देर के लिए ये वैक्यूम कंटेनर ना लेकर के स्पेस में चले जाएं, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाएं, एटमॉस्फेयर से अर्थ के बाहर चले जाएं, तो स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब सन है, मान लेते हैं ये सन है, सन से सन रेज आ रही होंगी और स्पेस में तो पास होंगी ही होंगी। अगर स्पेस में पास हो जाएंगी, अगर आप इस स्पेस में अपने एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करो तो क्या होगा? ये जो रेज निकल रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। वो कैसी वेव होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। अब ये वेव जो हैं, देखा जाए तो कॉस्मिक रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं, गामा रेज भी हो सकती हैं। अब स्पेस के अंदर अगर हम प्रैक्टिकल करना परफॉर्म करें तो इन चार्जेस के बीच ये एक तरह का, देखा जाए तो ये भी तो डिस्टर्बेंस ही होगा चार्जेस के बीच, ये भी तो एक तरह का डिस्टर्बेंस होगा चार्जेस के बीच। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वैक्यूम, मान लीजिए कांच का वैक्यूम है, ग्लास का वैक्यूम है और ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर आप लाइट तो पास ही करा सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पास ही करा सकते हो, और कुछ हद तक साउंड भी पास करा सकते हो। तो जब इस तरह की एक्टिविटी तो इसके अंदर आ ही गई ना,
लेकिन वैक्यूम क्रिएट करने के बाद साउंड तो नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि साउंड ट्रांसमिशन के लिए हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर अगर कोई मीडियम नहीं है तो फिर साउंड तो नहीं ट्रांसफ़र होगा। हाँ, लेकिन वेव ट्रांसफ़र हो जाएगी, रेज ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक्स रेज और जैसे कि सन रेज वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि साउंड ट्रांसमिशन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आप साउंड चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। एक वैक्यूम क्रिएट करने के बाद वैक्यूम के अंदर एक ऐसी फ्लैक्चुएटिंग एनर्जी पाई जाती है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और भी अभी जो क्वार्क वगैरह देखोगे, इलेक्ट्रॉन के बाद भी क्वार्क वगैरह जो होते हैं, जैसे इस तरीके का आपने शायद सुन रखा होगा, प्लस माइनस E/3 एंड प्लस माइनस 2E/3 टाइप का क्वार्क कुछ होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट होते हैं। इस तरह की भी एक्टिविटी वहाँ इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना आप समझ गए हो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। फ्लैक्चुएटिंग एनर्जी होती है वैक्यूम क्रिएट करने के बाद। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डेफिनेशन। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डेफिनेशन होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एन आइडियल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेस लाइन, फिजिकल कांस्टेंट which is the value of the absolute dielectric permittivity of classical vacuum। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। इसमें हमने क्लासिकल वैक्यूम का मतलब यहाँ पर ये है कि क्लासिकल वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है और जो सिस्टम को डिस्टर्ब करती है उसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लासिकल वैक्यूम की बात अगर हम करें, ये जो क्लासिकल वैक्यूम है, अगर हम उसका इंडस्ट्रियल फिगर देखें कि जो लैब में एक्चुअल में क्लासिकल वैक्यूम क्या होता है, तो इसको एक फिगर के थ्रू देखते हैं, इंडस्ट्रियल फिगर या फिर लैब का जो फिगर है जहाँ पर साइंटिस्ट वर्क करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आप देख रहे हैं सक्शन पाइप लगा हुआ है जहाँ से एयर को बाहर कर दिया जाता है, और एयर को बाहर करने के बाद इस जो कंटेनर है उसके अंदर क्लासिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्लासिकल वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है किसी कंटेनर के अंदर। क्लियर? अब हेडिंग डाल लेते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का। इसको समझना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लाइन में आप लिख लीजिए क्या होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी टाइम भी नहीं है हमारे पास। कल बात करते हैं इसके आगे की बात, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको कल देख लेते हैं। ठीक है।